मरने के बाद कोई भूत क्यों बन जाता है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में इन्हें महसूस किया है? ऐसी भटकती अतृप्त आत्माओं के शिकंजे में फंसे व्यक्ति का क्या हाल होता है? भूख, प्यास, बदले की भावना, क्रोध, द्वेष, लोभ और वासना जैसे भावनाओं से भरा हुआ कोई व्यक्ति जब मरता है तो वह अवश्य ही भटकती हुई आत्मा बन जाता है। इंसानी दुनिया से परे एक अदृश्य दुनिया भी है, लेकिन इंसान अपनी लालच, स्वार्थ और खुद को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में उस दुनिया से टकरा बैठता है। गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी प्रभात और नीलिमा, जो उस श्रापित हवेली के नए मालिक बने थे, अपनी पहली रात वहां गुजार रहे थे। अब वे सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रभात इस वक्त एक उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था, और वैसे भी 21वीं सदी का एक आधुनिक बिजनेसमैन ऐसी भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन कहाँ करता। इतनी बड़ी ज़मीन को इतने सस्ते दामों में हासिल करने और अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के बाद प्रभात को अपनी बिजनेस स्किल्स और संपर्कों पर गर्व महसूस हो रहा था। वीरानगढ़ एक श्रापित और अभिशप्त स्थान था, जहां किसान जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद मुट्ठी भर अनाज से अपने घर का गुजारा करने को मजबूर थे। अगर फसल अच्छी हो भी जाती तो किसानों के हिस्से में बहुत कम आता, बाकी या तो सड़ जाता या उसमें आग लग जाती। इस गांव के रहस्यों को बाहर की दुनिया में उजागर करने वाला अब तक कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं लौट सका था। गांव के लोगों का वहां से जाना मतलब मौत को गले लगाना था। मिस्टर भारद्वाज अब उस फैक्ट्री की ज़मीन के साथ साथ वीरानगढ़ की रहस्यमय हवेली के भी मालिक बन चुके थे। हवेली के हर कमरे में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, दीवारों पर तलवारें और ढालें टंगी हुई थीं। हवेली को ज़्यादातर काले पत्थर से बनाया गया था और यह किसी पुराने राजमहल की तरह दिखती थी। चारों ओर एक अजीब मनहूसियत फैली हुई थी। वह शानदार हवेली, जो बरसों से बंद पड़ी थी, किसी श्मशान की तरह वीरान महसूस हो रही थी। इस हवेली के 100 से ज़्यादा कमरों में न जाने कितने राज दफन थे। प्रभात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है? मैंने गांव वालों से भूत प्रेत की बातें सुनी हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, नीलिमा ने अपने पति से कहा। प्रभात ने हंसते हुए जवाब दिया, नीलिमा, तुम कब से इन बातों पर विश्वास करने लगी? गांव के लोग अजीब हैं, उनकी बातों को छोड़ो। हम मॉडर्न लोग हैं और ऐसी अंधविश्वासी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? हम इन गांव वालों की तरह कम पढ़े लिखे और पिछड़े हुए नहीं हैं। देखो, हमारी फैक्ट्री भी बिना किसी समस्या के शुरू होने वाली है और हवेली की सफाई भी हो चुकी है। फिर भी तुम इन बेकार की बातों में क्यों उलझी हो? क्या तुम मुझे यह नॉवेल पढ़ने दोगी और बेकार की बातें सोचना बंद करोगी? मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तभी अचानक हवेली के कई दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे और लाइट्स बंद और चालू होने लगीं। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, अजीब आवाज़ें आने लगीं और कुत्ते रोने लगे। प्रभात ने नीलिमा को समझाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ इस तरह की हवाएं चलती रहती हैं और जानवरों की आवाज़ें भी आती रहती हैं। लेकिन प्रभात के ऐसा कहते ही कमरे में लगी बड़ी पेंडुलम घड़ी की आवाज़ पूरे हवेली में गूंजने लगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी और नीलिमा ने देखा कि लाल जोड़ा पहने एक औरत तेज़ी से उसके सामने से गुजरी। नीलिमा को समझ नहीं आया कि यह उसका वहम था या सचमुच कोई औरत थी। तभी उसके गालों पर खून की बूंदें टपकने लगीं। अब वह बहुत डर चुकी थी। वह प्रभात को सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाई। कमरे में अचानक लाल धुआं फैलने लगा और चंपा के इत्र की अजीब सी महक आने लगी। नीलिमा ने घबराते हुए प्रभात का हाथ पकड़ा और कहा, प्रभात, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, दोनों एक बड़े मकड़ी के जाल में उलझ गए। नीलिमा और प्रभात मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई हमारी मदद करो, हेल्प हेल्प प्लीज। लेकिन इतनी रात में चिल्लाने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वहां मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कमज़ोर था, इसलिए उनकी आवाज़ भी बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। नीलिमा ने डरते हुए और रोते रोते कहा, प्रभात, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बेटे सिद्धार्थ का क्या होगा? हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। प्रभात ने नीलिमा को शांत करते हुए कहा, यह सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। किसी तरह वे उस भयानक हवेली से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गार्डन में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने, लंबे बालों के साथ एक बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। प्रभात घबराते हुए चिल्लाया, अरे कोई हमें बचाओ, यहाँ सच में भूत है, प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। लेकिन इससे पहले कि वे हवेली छोड़कर बाहर निकल पाते, हवेली का चैनल गेट दोबारा से लॉक हो गया। यह देखकर नीलिमा और प्रभात के होश उड़ गए।
उनका गला सूख चुका था और पसीने से तरबतर हो गए थे। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से अंदर की तरफ खींच लिया हो। दोनों की दिल दहला देने वाली चीखें हवेली में गूंज उठीं और फिर धीरे धीरे वह आवाज़ शांत हो गई। अगले दिन जब सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा फिर से बंद है और नीलिमा और प्रभात बाहर नहीं दिख रहे हैं, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बीती रात वहाँ कुछ भयावह हुआ था। प्रभात के मैनेजर मिस्टर बजाज, जो कि बहुत वफादार और समर्पित व्यक्ति थे, स्तब्ध थे। उन्होंने पहले ही प्रभात को इस हवेली में रहने से मना किया था, लेकिन प्रभात ने उनकी बात नहीं मानी। अब हालात यह थे कि प्रभात और नीलिमा का कोई अता पता नहीं था और गांव में कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में मिस्टर बजाज ने प्रभात और नीलिमा के इकलौते बेटे सिद्धार्थ को खबर देने का फैसला किया। सिद्धार्थ दुबई में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गया हुआ था और पिछले एक हफ्ते से वहीं था। 23 साल का सिद्धार्थ बेहद स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। वह IIT से ग्रेजुएट और IIM बेंगलोर से MBA होल्डर था। बचपन से ही उसके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा दूसरों से कहीं अधिक थी। उसके माता पिता हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में पढ़ाई कर सके और एक शीर्ष बिजनेस टाइकून बन सके। कॉन्फ्रेंस में लगभग 50 देशों से आए हुए सिद्धार्थ की उम्र से बड़े लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। खास तौर पर उसके ग्रामीण विकास पर प्रस्तुत किए गए इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ को बहुत सराहा जा रहा था। वह अपनी मीटिंग्स पूरी ही कर रहा था कि तभी उसके पास मिस्टर बजाज का फ़ोन आया। सिद्धार्थ ने तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो अंकल, कैसे हो? मॉम डैड कैसे हैं? मिस्टर बजाज हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, लेकिन वो साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गलत है। उसने चिंतित होते हुए पूछा, अंकल सब ठीक तो है ना? मिस्टर बजाज ने गहरी सांस ली और बोले, सिद्धार्थ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। बेटा, तुम यहाँ लौट आओ। इतना कहकर वे कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने और भी चिंता से कहा, अंकल, आप मेरी परेशानी को और बढ़ा रहे हो। आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? मिस्टर बजाज ने भारी आवाज़ में कहा, सिद्धार्थ, फ़ोन पर सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। अगर हो सके तो अगली फ़्लाइट लेकर दिल्ली वापस आ जाओ। यह कहकर मिस्टर बजाज ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर बजाज ने जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और मुड़े, अचानक उनके सामने एक बूढ़ा बाबा खड़ा हो गया। वह आदमी अजीब सा और गंभीर दिख रहा था, मानो उसने अपने सीने में कई भयानक राज छुपा रखे हों। बजाज उसे देखकर एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन तभी गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मिस्टर बजाज ने समझ लिया कि यह बूढ़ा गांव का सबसे जानकार आदमी है, जिसे सभी गांव वाले सम्मान देते हैं। इससे पहले कि बजाज कुछ पूछ पाते, बूढ़े बाबा ने कहा, उसे यहाँ मत बुलाओ, एक बार फिर तबाही मत बुलाओ, सब खत्म हो जाएगा, उसे रोक दो। बजाज ने हैरानी से पूछा, किसे? बाबा ने गंभीरता से कहा, अपने मालिक के इकलौते बेटे को। ये सुनकर बजाज के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा बोले, इस गांव में जो एक बार आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। हवेली का दरवाज़ा खुलवाकर तुम्हारे मालिक ने उन ताकतों को फिर से जगा दिया है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बाबा ने एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो उन 3 लाशों को। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे मालिक को इस जगह के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन आज उस भूत ने उनकी जान भी ले ली। उन गार्डन में लटकी लाशों को देखकर बजाज की रूह कांप उठी। उन्हें यकीन हो गया कि प्रभात और नीलिमा का भी यही हाल हुआ होगा। तभी गांव के एक व्यक्ति ने आकर खबर दी, फैक्ट्री में आग लग गई है। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। इतने समय बाद उन्हें रोजगार मिला था, लेकिन अब वह भी खत्म हो गया था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मिस्टर बजाज ने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मुझे सिद्धार्थ को रोकना होगा। उन्होंने तुरंत सिद्धार्थ को फ़ोन मिलाया, लेकिन अचानक फ़ोन में स्पार्क हुआ और वह बंद हो गया। बजाज घबरा गए। बूढ़े बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अभिशाप, यह सब अभिशाप है। बजाज समझ गए कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। सिद्धार्थ अगली फ्लाइट से रात को दुबई से जयपुर आ जाएगा और सुबह तक गांव भी पहुंच जाएगा। उसे रोकने के लिए बजाज को गांव के बाहर जाना होगा। सुबह होते ही मिस्टर बजाज अपनी कार में निकल पड़े। सिद्धार्थ की फ्लाइट सुबह 3 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। कार गांव पार करते हुए श्मशान के पास सड़क किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रही थी कि अचानक एक बड़ी डाल कार के सामने गिर गई।
ब्रेक लगाने से पहले ही कार उससे टकरा गई और एक जोरदार आवाज हुई। बजाज का सिर कार की स्टीयरिंग से बुरी तरह टकराया और उनके सिर से खून बहने लगा। कार से बाहर निकलना उनके लिए अब लगभग नामुमकिन हो गया था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी कार के शीशे पर उन्हें एक बेहद खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। डर और दर्द के मारे बजाज जोर से चिल्लाए। तभी एक पत्थर आकर उनकी कार की खिड़की से टकराया और कांच टूट गया। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। अंकल, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। उसे देखकर मानो बजाज ने अपनी संघर्ष की कोशिश छोड़ दी और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब सवाल यह है, क्या सिद्धार्थ भी उस रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन जाएगा जिसने उसके माता पिता को गायब कर दिया, या वह अपने माता पिता को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? आखिर कौन है यह शक्ति जिसने इतने सालों से गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है? इन सभी सवाल